नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। हकीकत कुछ और है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंश्योरेंस के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई सारे चैनल का निर्माण हुआ, जिनमें से एक चैनल हाल ही में जो बना है उसका नाम IMF है। क्या है ये IMF? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं आप सबके चहीते मिस्टर लाजरस डैश जी से। लाजरस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सो लाजरस जी, IMF इस सब्जेक्ट पर हमें आज चर्चा करनी है। ट्रेडिशनली इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाने का या इंश्योरेंस को बेचने का जो मॉडल रहा है वो इंश्योरेंस एजेंसी मॉडल रहा है। लेकिन हाल ही में हमने कुछ देखा है, IMF के बारे में सुना है। तो IMF क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो रंजीत, IMF जो है उसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म। और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म जब एक्चुअली IRDA ने इसके ऊपर डिस्कशन किया, पेपर पब्लिश किया और फिर इसको इम्प्लीमेंट जब किया, तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया। बिकॉज इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन और एक अलग टाइप ऑफ व्हीकल जो उन्होंने बनाया डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो एक थोड़ा सा काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि IRDA जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी एक अलग तरीके से एक अलग तरीके से सोचती है। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि IMF एक अलग एंटिटी है, वो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है। तो उसमें इधर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP होना चाहिए वो कंपनी को, और वो कंपनी को एक प्रिंसिपल ऑफिसर रखना होता है जिसकी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी इधर पढ़ाई के वजह से या उनके एक्सपीरियंस के वजह से एक अच्छी पकड़ होती है। और ये कंपनी जो है एज एन एंटिटी, एज अ कंपनी, क्योंकि क्या होता है कि जब इंश्योरेंस एजेंट जब काम करता है तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस जो है, इधर उसका कोई वाइफ या बच्चा अगर वो आगे कैरी करना चाहता है तो उसको सेपरेट एजेंसी लेनी पड़ती है, वो एजेंसी कंटिन्यू होती नहीं है। तो एक एजेंसी का जो मॉडल है उसमें लिमिटेड ये है उसका लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन में, उसके बाद वो एंटिटी डेड हो जाती है, तो वो आदमी के साथ एजेंसी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो शायद IRDA का कहीं ना कहीं ये था कि ये जो एंटिटी ख़त्म हो जाती है उसको कंटिन्यूटी, परपेचुटी अगर देना है, तो इस वजह से ये IMF का निर्माण किया गया। और IMF में क्या है कि बेसिकली आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 डायरेक्टर्स मिनिमम या 2 पार्टनर्स होते हैं, और उसके अलावा आपको 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, 2 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, और उसके अलावा म्यूचुअल फंड का भी आप जो ये है वो कर सकते हैं। तो इस वजह से वो मैं ये कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड उसमें आ गया, तो ये कहीं IRDA के दायरे के बाहर था, फिर भी उन्होंने ये फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अगर म्यूचुअल फंड आ गया, तो ऐसे वो एक एंटिटी करके काम करती है। मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूटी है, मतलब उसके डायरेक्टर रहे नहीं रहे तो भी उसका कोई नहीं तो कोई आगे जो है वो परपेचुअली वो कंपनी वो कंटिन्यू रह सकती है। तो IMF ये चैनल चला कौन सकता है? Who can run this चैनल? एनीबडी कैन रन द चैनल। कोई भी अगर इंसान अगर चाहता है कि इसको मतलब जिसने शायद एजेंसी रहेगी वो भी एजेंट खुद अगर इंडिविजुअल एजेंट रहेगा वो भी IMF में कन्वर्ट हो सकता है। नॉर्मली इसमें क्या रहता है कि जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसमैन, उसको एज अ बिजनेस सेपरेट एंटिटी करके वो लोग शुरू करते हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन करके उसमें फिर स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, अलग अलग, मतलब एम्प्लॉयज़ आप रख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ जाके बेच सकते हैं। तो जो एज एन इंडिविजुअल वो मेरा लिमिटेड होता है, मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ। बट एज अ IMF मैं लोगों को एम्प्लॉयज़ रख सकता हूँ जो जाके बेचेंगे। तो अगर मेरे पास सिस्टम्स और प्रोसेसेस अगर अच्छा है जिसमें मैं और लोगों को तो मतलब स्केल अप जो मॉडल है वो काफ़ी बड़ा लेवल पे IMF में हो सकता है। तो राजेश जी, जहाँ तक मेरे दिमाग में आता है, एक तो इंश्योरेंस बिजनेस को सोर्स करने के लिए जो चैनल्स अवेलेबल हैं उनमें एक तो एजेंसी मॉडल, एक मुझे दिमाग में आता है कॉर्पोरेट एजेंसी है, एक बैंक भी ऐसा काम करते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंस क्या है? अभी IMF है, तो ये IMF और ये सब चैनल्स में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, तो डिफरेंस ये है कि देखो, जैसे कॉर्पोरेट एजेंसी, पहले हम लोग कॉर्पोरेट एजेंसी का बात करते हैं, बिकॉज ये कॉर्पोरेट एजेंसी भी जो है ये कॉन्सेप्ट प्राइवेटाइजेशन होने के बाद तो वो आ गई है। तो कॉर्पोरेट एजेंट का मतलब ये अगेन वो IMF जैसा ही है, बट वो एंटिटी होती है, मतलब वो कॉर्पोरेट एंटिटी है, इंडिविजुअल नहीं है। वो प्राइवेट लिमिटेड, LLP, पार्टनरशिप कुछ भी उसमें हो सकता है। और वो जब कॉर्पोरेट एजेंसी की हम बात करते हैं वो एक ही कंपनी के साथ अटैच रहता है, मतलब उसका एक कंपनी का ही वो प्रोडक्ट बेच सकती है, वो उसको
दूसरा कोई भी मतलब प्रोडक्ट वो बेच नहीं सकता है। तो वो कॉर्पोरेट एजेंट जो है वो कनेक्टेड रहता है, मतलब जिसको हम जैसे लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट रहता है वो एक कंपनी के साथ अटैच है, उसको मतलब ये नहीं कर सकते। वो ऑफकोर्स एक प्राइवेट इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और जनरल इंश्योरेंस एडिशनली वो अटैच हो सकता है। वैसे कॉर्पोरेट एजेंट भी एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ऐसा करके वो काम कर सकता है। और वो जो एंटिटी है वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है। आईएमएफ और उसमें डिफरेंस ये है कि आईएमएफ में अभी 2 कंपनीज अलाउड की, मतलब कॉर्पोरेट एजेंट और ब्रोकर के बीच में एक बहुत बड़ा लंबा गैप था, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एजेंट आप एक एक कंपनी को कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल एजेंट भी एक एक कंपनी को अटैच हो सकता है, और ब्रोकर जो है वो सबके साथ काम कर सकते हैं। तो मतलब इसके बीच में जो फासला था वो बहुत लंबा था, और ब्रोकर जो है बहुत हाई लेवल का उसमें कंप्लायंस होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, और वो ऑलमोस्ट कंपनी के जैसा, ऑलमोस्ट कंपनी के नीचे, इंश्योरेंस कंपनी के नीचे, प्लस उनको सब प्रोडक्ट्स को बेचने का अलाउड है। तो मेरे को लगता है आईआरडीए का एक ये था कि ये कॉर्पोरेट एजेंट और ब्रोकर के बीच में एक थोड़ा सा आगे स्टेप हम लोग लेते हैं, ताकि फिर वो गैप जो है वो थोड़ा सा फिलअप करना था, और मुझे लगता है वो स्टेप अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। और सो एक ब्रोकर जो होता है वो सब कंपनी के साथ काम कर सकता है, ब्रोकर कोई भी कंपनी को अटैच नहीं है, ब्रोकर जो भी करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रोकर है। तो कल को अगर कोई केस होता है या कोई भी किसी का दावा अगर होता है तो वो ब्रोकर खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जब हम इसकी बात करेंगे, आईएमएफ की बात करेंगे या कॉर्पोरेट एजेंट की बात करेंगे, एजेंट, उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और ब्रोकर को मतलब सब कंपनीज अलाउड है, तो बेसिकली उसमें उसको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलता है। और एज अ क्लाइंट ऑल्सो, क्लाइंट को मतलब स्पेशली जो बड़े कंपनीज है वो नॉर्मली ब्रोकर के साथ डील करते हैं, तो उनको अच्छा कोटेशन मिलता है। तो ब्रोकर क्या करता है कि सब कंपनी से कोटेशन मंगाता है और उसके बेसिस पे फिर वो क्लाइंट को ये करते हैं। तो मतलब ब्रोकर के साथ जनरली कॉर्पोरेट एंटिटीज काम करती है, और बाकी ये सब जो कंपनी है ये लोग के साथ इंडिविजुअल्स भी या छोटे बिजनेसेस वो लोग उनके साथ डील करेंगे। तो लाजर जी, आपने बताया कि आईएमएफ जो है एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें आती, तो कितना रीच में है एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट के लिए आईएमएफ लेवल तक पहुंचना, कितने रीच में है? इज इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इसमें सारी ये चीजें हैं या नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल मतलब ऐसे इट ऑल डिपेंड्स, क्या होता है कि दोनों का जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, राइट। तो अगर आप एजेंट है तो आपका एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई मतलब एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी जब होता है तो कंप्लायंसेस आते हैं, जैसा आईएमएफ में काफ़ी कंप्लायंसेस है आईआरडीए के, तो वो कंप्लायंसेस जो होते हैं ना वो काफ़ी हेडेक होता है कभी कभी तो बड़ा भी काम हो सकता है, बट उसके साथ साथ जो कंप्लायंसेस है कभी कभी वो आपको चेन जैसे आपको पीछे ये करते हैं। तो आपका जो माइंडसेट है और आपका अगर वो कैलिबर है और वो प्रकार से आप अगर रियली बड़ा बनना चाहते हैं तो एज एन एजेंट आप छोटे रहते हैं, बट अगर वो हिसाब से आपको बहुत बड़ा बनना है तो आईएमएफ नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग जा सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि एक्चुअल जो आज इंश्योरेंस एजेंट्स है वो अपने वाइफ के नाम पे और अलग अलग ऐसा एजेंसी करके भी आईएमएफ जैसा वो स्ट्रक्चर अपने आप में क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। और जैसे एक फैमिली अगर बिजनेस करती है उसमें बच्चे लोग भी है, हस्बैंड वाइफ भी है, तो आई थिंक आईएमएफ से भी अच्छा लोग वो कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी एजेंटों को कि उसमें जाना अभी फिलहाल मतलब अनलेस यू आर वेरी 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 बिग एंड यू वांट टू बिकम बिग, और पैसा भी वैसा आपके पास है और आपके पास मेथोडोलॉजी है, कोई टेक्निकल, उसमें क्या रहता है आपके पास सिस्टम होना चाहिए, सेल्स का कोई पर्टिकुलर अगर सिस्टम है, क्योंकि डुप्लीकेट करने के लिए अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं 10 लोगों को मेरे जैसा सेलिंग करने के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा। वो कब होगा पॉसिबल? अगर मैं साइंटिफिकली कोई ऐसा प्रोसेस, एकदम फिक्स्ड प्रोसेस मैंने अगर डिज़ाइन किया है जो बार बार रिपीट, कोई भी उसको अगर रिपीट करेगा तो वो सेल अगर कर सकता है तो होता है। बट एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है इंडिविजुअल एजेंट है ना, उसका सेलिंग का आर्ट होता है, साइंस नहीं होता है, उसका आर्ट होता है, उसकी एक खूबी होती है, उसका एक कनेक्शन होता है, उसका एक वो लाइफ का जो लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स होता है उसके कारण वो बेचता है। बट अगर कंपनी में आप जाते हैं तो आपका वो स्टाइल नहीं चलेगा, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल जो भी आप अट्रैक्ट करते थे वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। और अगर आप आईएमएफ करके वही आर्ट में चले जाएंगे
तो फिर आपको IMF करके मतलब नहीं है। मुझे लगता है अगर IMF करना है तो आपके पास साइंटिफिक सिस्टम्स और प्रोसेस होना चाहिए, सेल्स का एक इंजन होना चाहिए, जो आप डुप्लीकेट जितने आदमी को आप उसमें डालेंगे उतने वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उसमें आपका कोई रोल होना नहीं चाहिए एक्सेप्ट वो कंपनी को बनाना। क्योंकि हम कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, सो ऑलवेज इट इज सेड, मैनेजमेंट में कहते हैं यू शुड नॉट वर्क इन द बिजनेस, यू शुड वर्क ऑन द बिजनेस। तो जब IMF होता है यू हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस, फिर स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो वर्क है वो सेलिंग फिर वो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका भी स्ट्रैटेजी में जाता है। काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है इसमें। यस यस, नॉट काफी, डिपेंड, मतलब डिपेंड ऑन आप कितना बड़ा मतलब बनाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। बट मेरा एडवाइस है अगर आपके पास साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अगर नहीं है तो देन यू शुड नॉट गो फॉर IMF, बिकॉज क्या होगा, आप 10 लोग रखेंगे बट सेल आपको जिस प्रकार से करते हो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो वो लोग शायद मैक्सिमम लीड जनरेट करेंगे, कुछ करेंगे, तो वैसे केस में IMF इज नॉट सजेस्टेड। IMF इज सजेस्टेड अगर आपके पास एक स्क्रिप्ट है जो आपने चलाया है और जो चला है, और वो स्क्रिप्ट अगर कोई भी चलाएगा या उसका प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप वो कोई भी चलाएगा, तो देन यू कैन डू इट। जैसे हमने हमारा FR ऐप का जो प्रोसेस किया है वो साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें आर्ट नहीं है, कोई भी मतलब बिना दिमाग के जस्ट उसको अगर रिपीट करेगा तो वो सेल हो जाता है। परफेक्ट। तो अभी कितने लाजर जी, अभी आज की तारीख में अगर देखा जाए कब ये सिस्टम आया IMF का, और आज की तारीख में पूरे देश में कितने IMF है? मुझे अभी एग्जैक्टली कब आया पता नहीं, बट मुझे लगता है कुछ 5-6 साल पहले ये IMF जो है डिक्लेयर हुआ था। अभी फिलहाल टोटल ऑल ओवर इंडिया में 272 IMF है, 272 IMF है, और ये सब मोस्टली बहुत कम एजेंट है जिन्होंने IMF में कन्वर्ट हुआ है। मेजरली ये सब डिफरेंट कंपनीज है जो कभी इंश्योरेंस के फील्ड में नहीं थे। बहुत सारे ये IMF में है ना वो लोग हैं जो जैसे ऑफिसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे या इंश्योरेंस कंपनी में बड़े पोस्ट पे थे, वो लोग जब रिटायर हो गए तो उन्होंने ये IMF का उनको एक अच्छा ऑप्शन दिखा, तो उन्होंने रिज़ाइन किया, रिटायर हो गए, रिज़ाइन हो गए, और वहाँ से फिर उन्होंने ये करके, तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ये IMF बनाया है। एजेंट इसमें काफ़ी कम है, बट जो लोगों को एक ऐसा विजन था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑलरेडी रह चुका उनका, तो उनके लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाता है करने के लिए, इसके लिए। तो 272 अभी तक IMF है टोटल इंडिया। बहुत हैरानी की बात लगती है लाजर जी, IRDA ने इसे लॉन्च किया है, देश में 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं, कई सारे लोग लगातार नए इंश्योरेंस एजेंट बन रहे हैं। पिछले 5 सालों में सिर्फ 272 लोग ही IMF बने। हाँ, क्योंकि यस, क्योंकि क्या है ना, कॉर्पोरेट एजेंट अगर आप देखेंगे उससे भी कम नंबर्स थे, कॉर्पोरेट एजेंट का जो है उसके भी कम नंबर्स थे। IMF बनने के बाद कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट ही बनाया है। मैं एटलीस्ट 2-3 कंपनी जानता हूँ जिन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया, और ये जाके जो बड़े सक्सेसफुल एजेंट हैं उनको जाके वो लोग कन्विंस कर रहे हैं कि आपको IMF बनना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। बट क्या है, जैसे अपने देश में हमेशा जो होता है ना कि कोई भी चीज़ है ना बहुत स्लो पिकअप होती है, प्लस उसमें काफ़ी सारे मतलब हिस्टोरिकल हमारी जो एक LIC पब्लिक सेक्टर होने के वजह से वैसे बहुत ज़्यादा माइंड ओपन नहीं है। बट क्या है, अगर आप देखेंगे ना हर जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक सेगमेंट को माइंड में रखते हुए वो किया गया है। तो एक इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल एजेंट है वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स के पास नहीं पहुंच सकता है, उसकी उतनी मतलब ये नहीं है कि उतने लेवल पे। इसके लिए ब्रोकर्स को लाया गया, क्योंकि ब्रोकर्स को फिर क्या होता है कि बहुत जो कॉर्पोरेट कंपनीज, बड़े कंपनीज है, मल्टीनेशनल्स है, वो कंपनीज को वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो मतलब एक जो गैप था वो गैप को फिलअप करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑलवेज क्या होता है कि मार्केट में जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए होता है। और फिर उसके बाद आ गया कॉर्पोरेट एजेंट। तो कॉर्पोरेट एजेंट अगेन जो है मिड लेवल, मिड साइज कंपनीज को लोग अप्रोच करते हैं। बट जो छोटे मोटे उद्योग है, जो छोटे मोटे ये, उनको फिर अप्रोच करने के लिए जो है कुछ सेपरेट बनाया जाना चाहिए था। और प्लस एजेंट और ब्रोकर के बीच में ज़्यादा गैप था, इस वजह से एज अ टेस्ट मुझे लगता है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर लिया है। अभी सक्सेस उसका अभी फ़िलहाल वैसे कोई बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, बट जैसे मैंने कहा 272 कंपनीज 2018 में 212 थे, 2019 में जो है 272 ये है, क्योंकि IRDA का लेटेस्ट 2019 का ही पब्लिश हुआ है। तो मुझे लगता है को इट्स अनदर एक्सपेरिमेंट कि
ट्राई करके उसको बेसिकली मुझे लगता है कि किसी को बहुत बड़ा बनना है तो आई थिंक IMF ब्रोकर बनने से पहले, ब्रोकर बाद में बनना चाहिए, डायरेक्ट ब्रोकर बनने में थोड़ा रिस्क है। तो एक IMF लेवल पे अगर कोई टेस्ट करता है अपनी खुद की कैपेबिलिटी की कैसा वो चला सकता है, लॉस और ये जो है वो कम है, तो फिर उसको ब्रोकर करके वो जा सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। राजेश जी एक और प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं हमारे ऑडियंस को बोल दूं कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मैं चाय पी रहा हूँ और आप नहीं पी रहे हैं, तो उनके मन में ये ख्याल ना आए, तो मैं उनको आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि राजेश जी ने ऑलरेडी चाय पी ली है, क्योंकि चाय नहीं है यहाँ पर, तो मैं पी रहा हूँ। राजेश जी एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस राज्य में IMF आज की तारीख में सबसे ज्यादा है? राइट। तो या दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि क्या है, मैं ये देखा 272 है, बट ये 272 कहाँ से है और जैसे मैंने देखा ऑलवेज है ना, महाराष्ट्र जो है वो फ्लैग बेरर रहता है हर सिचुएशन में, हर कोई इसमें। तो वैसे IMF में भी महाराष्ट्र जो सबसे आगे है, आउट ऑफ 172 48 IMF महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र सबसे 272 है ना टोटल, 272 में से 48 IMF महाराष्ट्र से, 272 में से 48 IMF महाराष्ट्र से है। उसके बाद सरप्राइज है, आपको पता है कौन सा राज्य आता है? मतलब मैं खुद सरप्राइज हुआ, यूपी। अच्छा रजित, यूपी नहीं तो दिल्ली दिमाग में आता है जनरली। दिल्ली, तो दिल्ली ऑलरेडी करेक्ट है, थर्ड स्टेज पे है। तो सेकंड जो है वो यूपी है और थर्ड दिल्ली है। ये तीनों मिला के ऑलमोस्ट 60-90 मतलब ऑलमोस्ट 100 IMF सिर्फ ये तीन राज्यों से, स्टेट से आता है। उसके बाद गुजरात और तेलंगाना, ये दो सेकंड लेवल पे है, मतलब अराउंड 20 के आसपास गुजरात के 26 है, तेलंगाना के कुछ 18 है। तो ये दो दूसरे स्टेट्स है जो जहाँ पर सेकंड लेवल पे हम लोग उसको बोल सकते हैं। थर्ड लेवल पे है पंजाब है, उसके बाद केरला है, पंजाब केरला और हरियाणा है, पंजाब केरला है। ये तीन लेवल 10-10 के लेवल पे 10-10 IMF। तो मुझे लगता है यहाँ सरप्राइज फैक्टर यूपी का है, क्योंकि यूपी में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब ये बताता है कि वो राज्य भी अभी गति ले रहे हैं कि एक नई चीज को जो है अडॉप्ट किया है सबसे ज्यादा, एक नई चीज को सबसे ज्यादा अडॉप्ट जो है वो राज्य ने किया है। करेक्ट। काफी हैरान करने वाला फिगर, वाकई बहुत अच्छी बात, रियली गुड थिंग। सो लाजरस जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये IMF ये जो टॉपिक था, ये एक अनटच्ड टॉपिक था, एक छुपा हुआ टॉपिक था, और इस टॉपिक को जो है आपने उजागर किया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपने काफी लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर IMF के बारे में अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, और आपके प्रश्नों के उत्तर डेफिनेटली आपको लाजरस जी के द्वारा दिए जाएंगे। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने BITV इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये वाकई में कुछ नया कंटेंट था, आपकी जानकारी को बढ़ाने वाला कंटेंट था, तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। अगले हफ्ते मैं और लाजरस जायज हम आपको फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।